हाय गाइस, क्या आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं और अपनी सीवी बनाने में मुख्तलिफ किस्म की चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं? तो याद रखें, आप अकेले नहीं, आपकी तरह बहुत सारे फ्रेश कैंडिडेट इसी प्रॉब्लम के साथ, इसी चैलेंज के साथ जो है गुजर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सीवी किस तरह, एक फ्रेश कैंडिडेट सीवी किस तरीके से लिखता है और सीवी के अंदर कौन सी चीजें होती हैं जिनको आपने मेंशन करना होता है और कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप स्किप करते हैं या आपको नहीं लिखना चाहिए। सीवी लिखना एक आर्ट है। आज मैं आपको इस आर्ट के बारे में बताऊंगा। आज आपने हमारी वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना, इसलिए कि अगर आप कहीं स्किप करेंगे तो आप कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर सकते हैं जो कि अल्टीमेटली आपकी सीवी के ऊपर एक कंप्लीट इंप्रेशन नहीं दे सकेगा जो हम चाहते हैं। तो आज आपने हमारे साथ रहना है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने आप को किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर के ऊपर पेश कर सकते हैं। आप अपनी एजुकेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को किस तरह अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, कैसे अपनी कैपेबिलिटीज को कंपनी की रिक्वायरमेंट के साथ टैग कर सकते हैं और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर के ऊपर पोर्ट्रे कर सकते हैं। कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो आपको ईमेल के लिए सबसे ज्यादा मौजूद होगा, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट जो आपकी सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, हम आपके साथ न सिर्फ ये कि शेयर करेंगे बल्कि आपको कोच करेंगे ताकि आप एक बेहतरीन सीवी राइटर बन सकें। अब हम चलते हैं आपकी सीवी राइटिंग की तरफ। आपने तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको कोई रिटन फॉर्मेट ऐसा नहीं दे दूंगा जिससे कि आप सिर्फ उसके अंदर अपनी चीजें डालें। वो मैं आपको लास्ट में जरूर एक एग्जाम्पलरी फॉर्मेट दूंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने जो लोग हैं उनको मैं ये समझाऊं कि लिखते किस तरीके से, ताकि उसके डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करें और अपने सीवी को डे टू डे बेसिस के ऊपर भी अमेंड कर सकें, और जब एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ एक नया सीवी डेवलप कर रहे हैं तो उसको भी इफेक्टिवली हैंडल कर सकें। सो गाइज, हम सीवी बनाते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीवी के फॉर्मेट का बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि सीवी का फॉर्मेट जितना सिंपल और क्लियर और कंसाइज होगा उतना इजी होगा किसी भी इंटरव्यूअर के लिए या एडवर्टाइजर के लिए कि वो उसको रीड आउट करके वो आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सके। सीवी फॉर्मेट के अंदर आप सबसे ऊपर लिखेंगे योर नेम। अपना कंप्लीट नाम लिखने के बाद आप अपना फोन नंबर लिखेंगे। फोन नंबर लिखने के लिए देखिए, मैंने नीचे आपको एक एग्जांपल दी है। यूजुअली लोग फोन नंबर अपना जो एक लोकल नंबर होता है उस तरीके से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप एक इंटरनेशनल टेलीफोन नंबर जिस तरह लिखा जाता है इस तरीके से लिखेंगे। इससे एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, और सम टाइम वही सीवी आप कहीं इंटरनेशनल भी अगर भेज रहे हो तो वो वहां पर एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना कंट्री कोड लिखना है। जैसे अगर आप पाकिस्तान में वीडियो देख रहे हैं और पाकिस्तान में सीवी बना रहे हैं तो आप उसमें लिखेंगे +92, ठीक है, जो पाकिस्तान का कोड है। अगर आप किसी और कंट्री के अंदर हैं तो आप अपनी कंट्री का कोड लिखेंगे, और उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है उसका जो पहला 0 है उसको आप हटा देंगे। जैसे कि 0332 इसका जो कोड है, लेकिन मैंने इसमें से 0 रिमूव कर दिया, तो आप भी जो पहला 0 है वो इसका रिमूव कर देंगे। आप लिखेंगे 332। इस तरीके से आप अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर भी इसी तरीके से इसको अडॉप्ट करेंगे। इस तरीके से आपका एक प्रोफेशनल टेलीफोन नंबर जो है आपके सीवी के अंदर जाहिर हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जो है इसमें अटैच कर देंगे। देखें, आप स्टूडेंट थे, आपने अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया था। लाजिमी बात है, आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर अपनी एजुकेशनल अचीवमेंट के साथ साथ आपने जो है उसके अंदर आपको कुछ रिवार्ड्स मिले होंगे, आपके ने कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए होंगे, आपने कोई इंटर्नशिप की होगी, उसमें काफी प्रोफेशनली इनडायरेक्ट डिटेल जो है वो आपके उसके ऊपर होगी। तो आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल जो है वो शेयर करेंगे। और यूं भी जब आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल शेयर करते हैं तो बेसिकली इंटरव्यूअर जो है आपके बारे में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव प्रोफेशनल जो है ओपिनियन जो है वो ड्राइव करता है, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ अच्छे गुड प्रोफेशनल्स ही जो है अपने फॉर्मेट अपने आप को वहां पर जो है इंट्रोड्यूस करते हैं और अपना अकाउंट बनाते हैं। तो आपका ये अकाउंट उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन देगा, इसलिए आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल वहां पर जो है लिंक जरूर डाल दें। इसके बाद आप लिखें अपना, आप जिस जगह पे हैं आप शहर और का वहां पर जो है वो नाम दर्ज कर लें। राइट।
तो इस तरीके से ये आपकी फर्स्ट फॉर्मेटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब यहां से इंटरव्यूअर एग्जैक्ट आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहेगा तो उसको चंद चीजें मिलेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या है, आपका ईमेल एड्रेस जो है वो क्या है, और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी वहां पर होगा। वो अगर चाहे तो शॉर्टकट में वहां पर आपकी अचीवमेंट देख सकते हैं। एक चीज जिसका मैं बड़े उससे आपको यकीनन कहूंगा, जो जिसमें बहुत एहतियात की जरूरत है, वो एहतियात की जरूरत यह है कि आपने अपना जो ईमेल एड्रेस दिया है वो एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ये नहीं कि स्टूडेंट टाइम के अंदर जिस तरीके से आप लोग मुख्तलिफ जो है वो अपना जो है वो ईमेल बनाते हैं कि आपने कह दिया ओके cute99@gmail.com या आपने कहा playboy77, इस तरीके के जो आपने ईमेल बनाए हुए, उनमें से कोई ईमेल भी आप अपने प्रोफाइल के अंदर या अपने सीवी के अंदर मेंशन नहीं करें। अगर आपने अपना नया कोई नहीं बनाया है तो अपना एक नया प्रोफाइल बनाएं, ताकि एक नई ईमेल बनाएं। प्रोफेशनल ईमेल आप इस तरह बना सकते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर आपने लिखा junaid@99.com, junaidmarketing@99.com, आप लिख दें career99, इस तरीके से आप लिखें, या जिससे ये पता चले कि आप प्रोफेशनली जो है वो कुछ करना चाह रहे हैं और एक आपका प्रोफेशनल ईमेल है जो कि साउंड करे कि वो प्रोफेशनल है। ठीक है, इस तरीके के ईमेल एड्रेस को शामिल करें और बाकी जो पुराने ईमेल है उनको आप हटा दें। गाइस, अब आप लिखेंगे सीवी की समरी, जो कि डेफिनेटली एक डिफिकल्ट पार्ट होता है फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट, कि वो अपनी समरी में क्या चीज दें, ऐसी क्या अचीवमेंट शो करें, किस तरीके से उस समरी को जो है इफेक्टिव बनाएं। क्योंकि समरी जो है वो पहला आई कैचिंग होता है किसी भी इंटरव्यूअर का, कि वो समरी में देखता है कि ये क्या है। तो इस समरी को बनाने के लिए अब आप किस तरीके से लिखेंगे कि आपकी एजुकेशन और बाकी तमाम चीजें जो हैं वो एक वर्थफुल हो जाए और इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करें। अच्छा, अब आप लिखेंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव, ए हाईली मोटिवेटेड एमबीए ग्रेजुएट विद ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, eager to apply my knowledge and passion for the pharmaceutical industry in a dynamic working environment, contributing effectively to team goals while continuously learning and growing. अच्छा, अब आप यहां पर देखें आपने किस तरीके से अपनी क्वालिफिकेशन को उस रिक्वायरमेंट से मैच किया। आप देखें कि एडवर्टाइजर ने क्या चीज मांगी है, उस कैंडिडेट में क्या क्वालिटीज होना चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सपोज करें कि अगर ये एक मार्केटिंग की जॉब है या एक मैनेजमेंट की जॉब है या एक फाइनेंस की जॉब है, तो उसने रेलेवेंसी के अंदर उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज मांगी होगी। तो आपने अगर वो मार्केटिंग की जॉब है तो आपने उसमें लिखा कि मार्केटिंग के अंदर आपने एमबीए किया है। ठीक है, और मार्केटिंग के अंदर आपने मार्केटिंग रिसर्च भी आपका एक सब्जेक्ट रहा है, जो कि मार्केटिंग रिसर्च उससे रेलेवेंसी के अंदर है, वो आपके मार्केटिंग के सब्जेक्ट को स्ट्रेंथन करेगा। तो इस तरीके से आपने अपनी एजुकेशन को, जो सब्जेक्ट आपने लिए थे, उन सब्जेक्ट से उसकी रिक्वायरमेंट को जो है आप जो है रिलेट करें। अगर आपके बाकी सब्जेक्ट भी रेलेवेंसी में है, मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपने जो है बीबीए किया था, तो आप जब नीचे आएंगे तो बीबीए के भी अपने सब्जेक्ट जो है वो कुछ आप उसमें से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने सब्जेक्ट को से अपने सीवी को स्ट्रेंथन करना है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप बी फार्मेसी हैं तो लाजमी बात है ये क्वालिफिकेशन भी आपके फेवर में जाएगी। आप इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हैं, सीवी में भी यूज कर सकते हैं। आप उसमें बताएं कि आप डी फॉर्म हैं और इस तरीके से आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। सिमिलरली जो बाकी जो सेगमेंट के लोग हैं वो अपने अपने बैचलर्स को अगर सिमिलर सेगमेंट के अंदर है तो उसको हाईलाइट करें और उसको जो है इंटरव्यू के अंदर जो है उससे एडवांटेज हासिल करें उस जॉब को हासिल करने का। अच्छा गाइस, अब आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आके अपनी स्किल्स के बारे में जो है डिस्कशन करना है। आप फ्रेश हैं, आप सोच रहे होंगे कि क्या स्किल्स, लेकिन यकीनन अगर आप मार्केटिंग की साइड से हैं तो भी आपकी कुछ स्किल्स ऐसी होंगी जो आपने अपनी एजुकेशन में यूज की होंगी। मिसाल के तौर के ऊपर आप MS ऑफिस अगर यूज करते रहे तो आपकी उसमें डिफरेंट स्किल्स होंगी। आप ग्राफिक बहुत अच्छे कर लेते होंगे, या आप वर्ड्स को बहुत अच्छा यूज करते होंगे, या आप एक्सेल को यकीनन
कैलकुलेशन के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सेल के छोटे छोटे शीट्स बनाकर उसके ऊपर आप वर्क करते होंगे, तो आप ये देखें कि उसने जो जॉब एडवर्टाइजमेंट दिया था उसमें आपकी कौन सी ऐसी स्किल्स है जो उसकी रेलेवेंसी में, जो वहां पर उसके ऊपर आपको काम करने को मिलेगा, तो आप उसको उन स्किल्स को हाईलाइट करें। लेकिन वो लोग जो कि लाजमी बात है दूसरे डिपार्टमेंट से हैं, मिसाल के तौर के ऊपर जो कि सॉफ्टवेयर की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं, अपना सीवी बना रहे हैं, तो वो देखेंगे कि उस कंपनी में कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और उन सॉफ्टवेयर के रेलेवेंसी में आपके पास ऐसी कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या आपने कोई जो है वो सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमाज लिए जो उससे रिलेवेंट करते हैं या वो आपके सब्जेक्ट का पार्ट थे, तो आप उस पार्ट को ज्यादा हाईलाइट करेंगे ताकि उसकी आपस में एक रेलेवेंसी बने और इंटरव्यूअर इस बात से इंस्पायर हो कि आप थ्योरेटिकली चीजों को कर चुके हैं, प्रैक्टिकली भी आपने किया लेकिन आपने अभी प्रोफेशनली नहीं किया, तो आपके दरमियान में जो गैप है वो सिर्फ एक जॉब का है। तो ये इंटरव्यूअर की जो है अट्रैक्शन आपकी तरफ डाइवर्ट होगी। तो अपनी स्किल्स को पॉजिटिवली हाईलाइट करें। अब आप नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जब पहुंचते हैं तो वहां पर आप इंटर्नशिप और अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो शो करते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस जो है एज ए एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आपके पास वर्क एक्सपीरियंस ये इन अदर वे राउंड हो सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आपको किसी जगह पर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली और आपने काम किया हो, नंबर एक। नंबर टू, आपने कई इंटर्नशिप जो है वो अगर आपने इंटर्नशिप करी है और रेलेवेंट उन्हीं सब्जेक्ट्स क्या उसी के अंदर है जो कि इंटरव्यूअर आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे इस तरीके का कैंडिडेट चाहिए, उसी से रेलेवेंसी में आपने अगर कोई इंटर्नशिप करी है तो आप उस इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस को उसके अंदर इंक्लूड करें। या आपने कोई अगर डिप्लोमा छोटी मोटी कोई आपने उसके रेलेवेंसी में कोई अगर ट्रेनिंग्स की हैं तो आप उसको यहाँ इस पार्ट के अंदर लाके हाईलाइट करें और इंटरव्यूअर की अटेंशन को एक दफा फिर ग्रैब करें विद योर कम्युनिकेशन कि आपने किस तरीके से इनमें कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपने की हैं और जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती हैं इस जॉब के अंदर, या आप कुछ एडिशनल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं अपने उस एक्सपीरियंस से इस जॉब के अंदर। ठीक है, इंटर्नशिप के बारे में आप ये बताएं कि जिस जगह आपने इंटर्नशिप करी थी वहां पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, क्योंकि की रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपकी मैच करी उनकी जॉब से तो ये भी आपकी एक एक्सपर्टीज के सर्किल में चला जाएगा। फिर उस इंटर्नशिप के अंदर आपने क्या लर्न किया और क्या क्या आपने वहां पर अचीव किया, इन चीजों को भी आप इसके अंदर जाहिर करें ताकि आपके सीवी के अंदर ये जो है आपके इन एक्सपीरियंस होने वाले एरा को जो है किसी तरीके से ओवरकम कर सके। अब आप सर्टिफिकेशन के ऊपर आ जाएं। आपने इस सेगमेंट के अंदर वो चीजें मेंशन करनी है जो आपने शॉर्ट कोर्सेज किए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपने जो है अगर कोई कंप्यूटर के अंदर शॉर्ट कोर्स किया है और वो उसकी रेलेवेंसी के अंदर है जो उसने जॉब को एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो आप उसको जरूर मेंशन करें कि मैंने ये शॉर्ट कोर्स किया है, ये शॉर्ट कोर्स किया है, और इस तरीके से आप अपने सीवी को मजीद स्ट्रॉन्ग करें एकेडमिक छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स लगाकर, ताकि ये कि जो इंटरव्यूअर है वो इजीली आपके इंटरेस्ट को समझ सके। अचीवमेंट एंड अवार्ड सेक्शन ये भी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है इंटरव्यूअर के लिए कि वो उसको देख के आपकी एक पर्सनैलिटी के बारे में राय कायम करे कि आप शुरू से एक ऐसे पर्सनैलिटी है जो मुस्तकिल स्ट्रगल के अंदर है और आपने अपने करियर के अंदर अचीवमेंट करी है, तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट और एंजॉय करने का अचीवमेंट का जो एक इंसान के अंदर जुनून होता है वो मौजूद है। तो आपने जो भी अचीवमेंट्स किए हैं वो उसके अंदर जरूर मेंशन करें, चाहे वो रिलेवेंट हो या नॉन रिलेवेंट हो, लेकिन अचीवमेंट होती है तो वो उस दायरे कार मिलेगा। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये भी जरूर मेंशन करें, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इस बात को शो करती हैं कि आपके एटीट्यूड के अंदर एक इनिशिएटिव लेने का एटीट्यूड है कि आप इनिशिएटिव लेते हैं किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, और आप एक टीम वर्क के जो है वो एक टीम वर्क को पसंद करते हैं, या आप टीम वर्क के अंदर एज ए लीडरशिप जो है आपका एक रोल जो रहता है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को जरूर जाहिर करें और उसमें मेंशन करें, चाहे आपने वो एक्टिविटीज किसी एनजीओ के लिए की हो या अपने किसी एकेडमिक सेशन के अंदर कोई आपकी एक्टिविटीज हो। मिसाल के तौर के ऊपर
आपने किसी स्पोर्ट्स में या किसी दूसरी चीजों के अंदर पार्टिसिपेशन की और उसकी सर्टिफिकेशन आपको मिली हो, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जरूर अपने सीवी के अंदर शो करें। अच्छा गाइस, अब लास्ट में आप देंगे अपनी पर्सनल डिटेल, इसलिए कि उसका इम्पैक्ट उतना ही है जितनी आप डिटेल दे रहे हैं। इसमें आप लिखेंगे पर्सनल डिटेल की हेडिंग देंगे, ठीक है। उसके अंदर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं उसके बारे में आप बताएंगे, और उसके बाद वहां पर आप अपना एक देंगे NIC नंबर, और उसके बाद आप लास्ट में देंगे वहां पर अपना पोस्टल एड्रेस, ताकि अगर वो कोई आपसे रिटर्न जो है थ्रू पोस्टल कम्युनिकेशन कर सके तो उनको ये आइडिया हो कि आपका क्या एड्रेस है। इसके बाद आप लिखेंगे रेफरेंस, और उसके ऊपर आप लिखेंगे अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, ये भी लिख सकते हैं, और आप रेफरेंस जो है वो दे भी सकते हैं। अब मैं इसकी सबकी आपको लॉजिक बताता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आप इसलिए देंगे कि वहां पर इंटरव्यूअर ये देखेगा कि आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन क्या है और आपकी पैदाइश के बाद वहां पर आपकी एज कितनी बन रही है, और उसमें कोई गैप ज्यादा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप 3-4 साल घर बैठे और अब आपको ख्याल है कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो आप याद रखें, आपसे इंटरव्यूअर अगर बीच में आपका एजुकेशनल गैप और पहली जॉब के दरमियान में जो गैप होगा, इसके बारे में जरूर क्वेश्चन करेगा कि ये बताइए कि इस दरमियान में आप क्या कर रहे थे, ठीक है। इसलिए आपको डेट ऑफ बर्थ देना जरूरी है कि आप कितने साल के हो गए, और आपका उससे ये अंदाजा लगेगा कि इतने ईयर में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ, इतने में मास्टर, तो इसके बाद आप जो पहली जॉब के लिए अप्लाई करें तो उसके बीच में कोई गैप नहीं। इसलिए जो है डेट ऑफ बर्थ देना जरूरी है, ठीक है। वहां पर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या मास्टर भी आपने जो दिया था उसका भी रीजन यही। इसके बाद हम जाते हैं आपका रेफरेंस। देखिए, रेफरेंसेस देने के दो तरीके, एक तरीका तो ये है कि आप रेफरेंसेस दें अगर आप ये समझते हैं कि उस फील्ड के अंदर कुछ ऐसी रिमार्केबल पर्सनालिटीज हैं जिनको आप जानते हैं, जो कि सीनियर्स भी हैं और वो उस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप यकीनन रेफरेंस साथ में दें, और रेफरेंस देने वाले को बता दें कि मैंने आपका रेफरेंस कोट किया है, फला जगह पे मैंने अप्लाई किया था, ताकि अगर कोई HR से आपके बारे में कॉल आए फीडबैक लेने के लिए, तो वो मेंटली रेडी और आपके बारे में कुछ बता सके। दूसरा, जब आप सेम प्रोफेशन के रेफरेंस देते हैं तो वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं इंटरव्यू लेने वाले में। तो आप यकीनन दें, अगर आपकी रेलेवेंसी में अच्छे रेफरेंस हैं, या आपके कोई बहुत अच्छे टीचर हैं जो आपसे बहुत प्यार करते थे, उनसे आपने बहुत सीखा, आपके बारे में बहुत अच्छे कमेंट लिखते हैं, तो आप उसमें रेफरेंस में लिख दें कि ये मेरे MBA के टीचर थे, ये मेरे BBA के टीचर थे। ये भी एक बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है कि ड्यूरिंग एजुकेशन जो है आपकी रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छी थी अपनी टीचर से। इसका मतलब आप बहुत एकोमोडेटिव किस्म की पर्सनैलिटी है, बहुत प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो इस किस्म के रेफरेंसेस दें। लेकिन अगर आपके पास रेफरेंसेस नहीं है, आप नहीं देना चाहते, तो आप उसमें लिख दें कि अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। गाइस, ये हो गया आपका CV मुकम्मल। अब मैं आपको दे रहा हूं, आप अपनी जो CV बनाएंगे उसके फॉर्मेटिंग टिप्स कि आप उसको किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपका CV बहुत सिंपल और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और उसके अंदर जो फॉन्ट है वो बहुत ज्यादा जो है फैंसी और इस तरीके के ना हो, बल्कि आप सिंपल उसके अंदर या तो कैलिग्राफी हो या एरियल को जो है वो चूज कर सकते हैं। ये फॉन्ट देखने में, पढ़ने में और क्लैरिटी में बहुत इजी होते हैं, इसको जो है आई कैचिंग होते हैं, तो इसको इजी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। आपने जो फोन का साइज रखना है वो 11 से 12, 11 to 12 फोन साइज होना चाहिए। इससे बड़ा फोन भी जो है वो बुरा लगेगा, और इससे छोटा फोन जो है वो रीडेबल नहीं होगा। तो ज्यादातर 11 से 12 का फोन जो इसके अंदर कंफर्टेबल होता है। इसके अलावा आपने 2 लाइनों के स्पेस के दरमियान जो मार्जिन रखना है वो 1 इंच का रखना है। पूरी स्लाइड के ऊपर आप 1 इंच का मार्जिन सेट करेंगे फर्स्ट और सेकंड लाइन के दरमियान में, ताकि थोड़ा सा जो है उनके दरमियान में गैप हो और जो रीडेबल हो और रीड करने वाले को ज्यादा कंजेशन फील ना हो उसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा मैंने देखा है कि एज ए डायरेक्टर मैंने बहुत सारे CV रिजेक्ट कर दिए। उसमें बड़े फैंसी कलर होते हैं, किसी ने रेड मारा हुआ होता है, किसी ने ब्लू मारा हुआ होता है, किसी ने ऑरेंज कलर जो उसमें यूज किया होता है। ये तमाम जो है आपकी एक चाइल्डहुड मेंटेलिटी को जाहिर कर रहे हैं, जबकि प्रोफेशनल CVs के अंदर कलर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म ब्लैक एंड व्हाइट हो तो बहुत अच्छा है, या एक आध अगर आपने सिंपल कोई कलर का यूज किया है तो दैट्स फाइन। इससे ज्यादा कलर का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि आपका CV ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर हो, वो ज्यादा रहता है। इसके अलावा आप अपने CV को, लोग कहते हैं कि अगर मैंने पूरी स्टोरी लिख के 5 पेज का जितना बड़ा CV बना दिया उतना बड़ा इंप्रेशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त 2 जो है
कंपोज्ड सीवी का है। आप जितने कम से कम सेंटेंसेस के अंदर अपने आप को एलोबरेट कर लेंगे, उतना ज्यादा आपको कम्युनिकेशन स्किल के अंदर बेहतर तस्वीर किया जाएगा। तो कोशिश करें कि आपकी सीवी मैक्सिमम 1 से 2 पेज के अंदर मुकम्मल हो जाए। ठीक है, उसको प्रिसाइज करें और उसको 1 से 2 पेज के अंदर कंप्लीट करें। सीवी लिखने का ये मरहला मुकम्मल हो गया। इसके बाद आपका अगला स्टेप स्टार्ट होता है इंटरव्यू का। इस सीवी के कॉन्टेक्स्ट और एडवर्टाइज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने इंटरव्यूज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस जो है बनाई हैं, जिसके अंदर जो है वो आपका कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं, टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं, स्ट्रेस इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं, बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं। आप उन वीडियोस को जरूर देखें, वो आपको मदद करेगी कि किस तरीके से जो कुछ आपने अपने सीवी में लिखा है उसको किस तरीके से इंटरव्यू में पोर्ट्रे करें, ताकि आपको मिल जाए एक बेहतरीन जॉब और आप करें अपना करियर स्टार्ट। तो मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि तमाम प्रोफेशनल वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंच सकें। गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।